नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल स्टडी लूप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 71st प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज़ यानी खान सर का यह बुक है। इस बुक में देखिए टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो कि आपके नए परीक्षा प्रारूप पर पूर्णतः आधारित है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ स्टडी लूप में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 71st टेस्ट सीरीज करके, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस सेट का जो टेस्ट सीरीज का जो है अपना एग्जाम में बहुत ही महत्व होता है। इससे हम लोग एग्ज़ाम का अपना तैयारी का जायज़ा पता कर सकते हैं, जायज़ा लगा सकते हैं कि कितना एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए सेट नंबर 4 का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है खान सर का बीपीएससी 71st एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म जो है आपका एक तरफ है विद्रोह के केंद्र और दूसरे तरफ है नेता के बारे में दिया हुआ है, और ऊपर दिए गए कितने युग्म जो है सुमेलित है वो आपको बताना है। तो कितने सुमेलित हैं, तो दिल्ली जो है आपके जनरल बख्त खां से जो है सही सुमेलित है। जो दिल्ली की जो है विद्रोह का केंद्र है वो नेता जनरल बख्त खां सही है। दूसरा है कानपुर, कानपुर के जो है खान बहादुर नहीं होंगे, कानपुर के जो होंगे वो होंगे नाना साहेब होंगे दोस्तों नेता, तो नाना साहब होंगे, तो यह आपका जो है गलत सुमेलित है। तीसरा है बिहार के कुंवर सिंह, ये आपका जो है सही है दोस्तों। और चौथा जो है बागपत के जो है शाहमल, ये भी आपका सही है। तो ये आपका जो है 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, यानी कि ओनली 3 ऑप्शन सही है। और जो आपका बी जो है वो आपका गलत है। तो केवल 3 युग्म सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो खान बहादुर है वो कहाँ के नेता थे, वो थे बरेली के, विद्रोह केंद्र जो बरेली था वहाँ के खान बहादुर नेता थे, ये आप जान लीजिए। ये देखिए आपको व्याख्या सहित बताया हुआ है। दूसरा नंबर का प्रश्न है भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था आपको 1919 ईस्वी में, तो 1919 इसका हो जाएगा। दूसरा है आपका खिलाफत, वो आपका हुआ था 1921 ईस्वी में। तीसरा है खेड़ा में किसान आंदोलन, वो 1918 ईस्वी में। और लास्ट बारदौली में किसान सत्याग्रह जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1918 हो जाएगा, जो कि आपको खेड़ा का किसान आंदोलन, तो 3 पहले हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1921, फिर 2, और लास्ट में बारदौली का किसान यानी 4। तो 3, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका यह स्टेटमेंट दिया हुआ है और निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह बताना है। तो पहला है महात्मा गांधी ने न केवल सत्याग्रह की शुरुआत की बल्कि खिलाफत समस्या पर सरकार के साथ असहयोग की भी वकालत किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है आपका कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, कब नागपुर अधिवेशन ने असहयोग मंच का समर्थन किया, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और जान लीजिए कि 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1920 में। तीसरा है कि विजय राघवाचार्य दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तीसरा ये प्रश्न है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। लास्ट है कि नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति, जिसे हम लोग CWUC का गठन किया गया था, ये दिया हुआ है। तो ये भी आपका जो है नागपुर अधिवेशन से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए चारों दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का प्रश्न का। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। गांधी जी, देखिए इससे रिलेटेड जो है व्याख्या दिया हुआ है। तो अगर आपको इस बुक का, इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या है कि खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है ऊपर दिए गए कथन। तो यह चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था, जी सही दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था और खेड़ा जो है 1918 में हुआ था, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है।
खेड़ा सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। तो जी सही दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। इसे कभी कभी पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, इसे कभी कभी पहला असहयोग आंदोलन भी कहा जाता था। सो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है 1 2 3 तीनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है चौथा नंबर के प्रश्न का। और गुजरात के जो खेड़ा जिला में हुआ था जो खेड़ा सत्याग्रह, वो 1918 ईस्वी में। इसका कारण था सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई और किसान राजस्व संहिता के तहत छूट के हकदार थे यदि उत्पादन नियमित उपज के 1/4 से कम हो। ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। और यह 1957 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा? वो है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो जी नहीं दोस्तों, इसमें जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, यह एक विफलता थी, तो ये तो एक विफलता थी। दूसरा है लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 2 और 3 जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो केवल 2 और 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और क्यों है 2 और 3 स्टेटमेंट ट्रू, चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम ने किया। यह सम्मेलन 19 जनवरी 1931 तक चला और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग की ओर से इसमें भाग लिया था। ठीक है, दलित वर्ग की ओर से। और इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया था। और जो है कांग्रेस जो है इसमें भाग नहीं लिया था, जैसा कि हमने बताया। यह सम्मेलन जो है असफल रहा था। तो इस प्रकार जो है कथन एक गलत है, क्योंकि जो है कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग नहीं लिया था, इसमें दलित वर्ग की ओर से भाग लिए थे। ये सभी आपका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। 6 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में सुधारों का प्रस्ताव रखा। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था। तो जी नहीं दोस्तों, लखनऊ समझौता जो है इन दोनों के बीच नहीं हुआ था। यह पहला मौका था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता एक जगह मिले थे। तो जी सही है दोस्तों, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो यानी कि ये आपका जो है जो तीसरा भी सही होगा। भारत में स्वशासन जैसा कि 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में प्रस्तावित था, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो कथन गलत है। इस कारण जो है केवल 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और देखिए दूसरा ऑप्शन आपका क्यों गलत है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका देखिए 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया था और इस लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है को इस मांग को स्वीकार करना कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी। क्या थी? मुस्लिम लीग जो है कि जिन प्रांतों में निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, ये मांग था। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। आंदोलन, स्थापना स्थल और एक तरफ संगठन से युग्म है और कितने जोड़े जो हैं सही सुमेलित है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका जो है स्थापना जो है संगठन पुणे में हुआ था, ये सही है। देव समाज, इसका स्थापना लाहौर में हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा आपका स्टेटमेंट है भारत स्त्री मंडल, तो भारत स्त्री मंडल का जो है स्थापना कलकत्ता में नहीं हुआ था। इस कारण जो है केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत स्त्री मंडल का स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों? तो भारत स्त्री मंडल का स्थापना जो है वो आपका प्रयागराज, यानी कि अभी इलाहाबाद के नाम से, जो पहले इलाहाबाद जाना जाता था वो भी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये जो है प्रयागराज में किया गया था इसका स्थापना। और सरला देवी चौधराई ने 1910 ईस्वी में किया था।
इस कारण जो है केवल जो है 1 और 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से जो सही कथन है मुस्लिम लीग के संदर्भ में। तो सूरत अधिवेशन के बाद जो है मुस्लिम लीग का जो है गठन हुआ था। तो जी नहीं दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन जो है वो आपका कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। तो 1906 ईस्वी में इसका ढाका में गठन हुआ। तो ये आपका स्टेटमेंट पहला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है कि मुस्लिम लीग जो है स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में थी। तो मुस्लिम लीग जो है स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब किसके पक्ष में थी हम लोग उसको व्याख्या में देखेंगे। तीसरा है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के पक्ष में था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए जो है पृथक यानी कि अलग निर्वाचक मंडल के मांग के पक्ष में था। तो केवल 3 जो है मुस्लिम लीग के संदर्भ में सही है। तो केवल 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का जो है वो स्थापना कौन किए थे, आगा खां ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह नवाब मोहसिन उल मुल्क ने किया था, इन 2 लोगों ने, ठीक है। तो और जान लीजिए कि मुस्लिम लीग जो है स्वदेशी आंदोलन के जो है वो खिलाफ था और भी बंगाल के विभाजन को जो है मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त था। ये सभी आपका मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये चारों। और उस समय जो है मुस्लिम लीग की स्थापना के समय लॉर्ड मिंटो जो है उस समय भारत के वायसराय थे। तो ये आपका स्टेटमेंट सिर्फ जो है 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर का है आपका प्रश्न क्या है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है यानी कि ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट वो आपको बताना है। तो फरवरी 1946 में इटली कैबिनेट ने एक उच्च स्तरीय अभियान प्रारंभ करने के निर्णय की घोषणा किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। कैबिनेट मिशन के प्रतिभागियों में पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों थे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। पैथिक लॉरेंस ने भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और स्टेफोर्ड क्रिप्स उस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में 1, 2 और 3 और 4 चारों कथन सत्य हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां नंबर के प्रश्न का। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। नेताओं आज़ाद भारत का पहला कैबिनेट जो है 1947, ठीक है, वो कौन कौन सा युग है उसको सुमेलित करना है और कितने युग में है सुमेलित हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उन विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध से थे नेता, तो ये आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सूचना प्रसारण थे, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि, ये भी सही है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा मंत्री थे, ये भी सही है। पहला कैबिनेट 1947 के संबंध में नेताओं का जो आपका जो सुमेलन दिया हुआ है वो सभी सही सुमेलित हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी 4 युग सुमेलित हैं। तो 10वां का डी करेक्ट आंसर है। 11 नंबर है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से जो है आपका और क्या देखना है, क्या पूछ रहा है, ये 4 कथन है और कौन से युग्म जो है आपके सही है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो कौन से युग्म सही है, पहला आपका दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक नया सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। इसके माध्यम से कोलकाता में अपील की एक नई अदालत सतर निजामत अदालत की स्थापना की गई, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत किया, ये भी आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में सही है। इसने बंगाल के नियंत्रण में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को शामिल कर लिया, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में ये चारों कथन आपके सत्य हैं। तो चारों कथन जब सत्य हो जाएंगे तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है कि चारों कथन 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप प्रश्न 12 नंबर का कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है यानी कि ट्रू है वो आपको बताना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसे थॉमस मोनरो ने प्रारंभ किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है।
यह दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में प्रचलित था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसने सरकार को राजस्व संग्रह के लिए किसानों से सीधे निपटने की अनुमति दी थी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में आपको 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तो तीनों कथन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न का। और जो है मद्रास के गवर्नर जनरल जो है 1819 से लेकर 1826 ईस्वी तक कार्य किए थे गवर्नर जनरल के पद पे। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया था। ठीक है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का समाप्ति हुआ था, तो पहला है कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। भारत में शासकों को दत्तक पुत्रों सहित अपने राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपने की अनुमति थी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कैबिनेट मिशन के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, क्या है, राज्य सचिव के रूप में, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1, 2 और 3 जो है स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा ये तीनों कदम उठाए गए थे। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी 13 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। तो चोल काल के दौरान ट्रेड यूनियनों को जो है नगरम कहा जाता था और वे शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ट्रेड यूनियन को नगरम कहा जाता था और वो प्रशासनिक कार्य करते थे, यह स्टेटमेंट ट्रू है। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरुरु अभिलेखों से प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख, उत्तर मेरुरु, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला और दूसरा जो कथन है चोल काल के बारे में दिया हुआ वो दोनों सही हैं। तो 1 और 2 सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट बताइए। तो शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाया। मुगल बादशाह अकबर ने शेरशाह की शासन व्यवस्था को अपनाया था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो शेरशाह सूरी के संदर्भ में ये आपका दोनों कथन सत्य हैं। तो दोनों कथन जब सत्य हो जाएंगे तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 नंबर आपका दिया हुआ है और कौन से कथन सत्य हैं, फिर आपका ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट है आपका कि अकबर ने इबादत खाना में विभिन्न धार्मिक शिक्षकों के साथ धर्म के मुद्दों पर चर्चा शुरू किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इबादत खाना में चर्चा के दौरान अकबर ने महसूस किया कि वे धार्मिक विद्वान जिसे कर्मकांड और हठ धर्मिता पर जोर दिया वे प्रायः जो कट्टर थे, तो अकबर ने ये सही महसूस किया है। तो ऑप्शन आपका 2 भी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो 1 और 2 सत्य हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इसका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर है कि कंदारिया महादेव मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं। कंदारिया महादेव मंदिर, तो पहला है कि यह मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है, तो यह जो है मंदिर विष्णु को समर्पित नहीं है, यह मंदिर जो है महादेव मंदिर है, तो ये फिर ये शिव को ही समर्पित होंगे, तो आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा जो है धंगदेव ने करवाया था, तो सही है दोस्तों, धंगदेव ने करवाया था 999 ईस्वी में। तो आपका जो है केवल 2 नंबर का कथन सत्य होगा, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 17 का भी करेक्ट आंसर है। 18 है कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका कि कबीर की शिक्षाएं जो है प्रमुख धार्मिक परंपराओं के प्रति सहिष्णुता पर आधारित थी, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। उनकी कविता की भाषा बोले जाने वाली हिंदी का एक रूप थी जिसे आम जन व्यापक रूप से समझते थे, तो ये भी कबीर के संदर्भ में जो है संबंध में सही कथन है। तो 1 भी सही कथन है, 2 भी सही कथन है, तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑल दोनों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 का। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि नृत्य रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है आपका कि भरतनाट्यम जो है नृत्य वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये आपका सही है।
कथकली कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ये भी आपका सही है। और कुचिपुड़ी जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो नृत्य रूप के संदर्भ में जो है तीनों आपका कथन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है यानी कि ऑल जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर है। और मणिपुरी भी जानते हैं कहाँ का है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, और उड़ीसी भी जो है आपका उड़ीसा का है। और जो है कथकली वो कहाँ का है, वो है आपका केरल का है। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित हड़प्पा शब्दों को दक्षिण से उत्तर की ओर कालानुक्रमित क्रम में सजाइए, यानी कि साउथ से आपको नॉर्थ की ओर सजाना है कालानुक्रम में। तो कालानुक्रम में सजाना है तो साउथ में सबसे होगा लोथल होगा, उसके बाद सुरकोटडा होगा, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद राखीगढ़ी। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ वो दक्षिण से उत्तर की ओर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है। सो 20 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दर्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक का नाम दिया हुआ है। तो पूर्वी मीमांसा के जो है प्रतिपादक वो कौन है, पूर्वी मीमांसा के वो है जैमिनी है। तो एक का आपका बी हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन की कौन है, वो है कनाद है, तो आपका 2 का ए हो जाएगा। तीसरा है सांख्य के जो है आपके प्रतिपादक कपिल हैं, यानी कि 3 का आपका डी हो जाएगा। और लास्ट उत्तरी मीमांसा उनके व्यास हो जाएंगे, तो 4 का सी हो जाएगा। तो बी ए डी सी, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी में दिया हुआ है 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। सो ऑप्शन बी इसका 21 नंबर के प्रश्न का जो है सही सुमेलित है। 22 नंबर है कि भीमबेटका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो भीमबेटका है, तो भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। तो भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित नहीं है दोस्तों, ये जो है आपके उत्तर में अवस्थित है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। यह मध्य प्रदेश में स्थित एक नवपाषाणकालिक पुरातात्विक स्थल है। तो यह जो है एक पूरा पाषाणकालिक पुरातात्विक स्थल है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है भीमबेटका के संदर्भ में। तो ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 नंबर के प्रश्न का। 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि कर्मकार कौन थे। तो कर्मकार जो है वो कौन थे, वो थे आपके भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे कर्मकार। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूर कर्मकार के नाम से जाने जाते थे। 24 नंबर है कि कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर विभिन्नता को पहचानने के लिए बनाया गया था। इनमें से ऐसे राज्य शामिल है, ये 24 नंबर का प्रश्न है। तो वैसे कौन कौन राज्य हैं, तो ये जो है आपके नागालैंड भी हैं, उत्तराखंड भी हैं और झारखंड भी हैं। इन तीनों को जो है संस्कृति, जातीयता और भूगोल के आधार पर विभिन्नता के पहचानने के लिए बनाया गया था ये राज्य को। सो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ये तीनों स्टेट जो हैं राइट आंसर है। 24 का डी करेक्ट आंसर है। 25 है कि एक मतदाता एक राजनेता को वोट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वह बूढ़ा है और सभी बूढ़े लोग धीमे और कम सक्षम हैं। तो इस मतदाता के कार्यों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मतदाता का व्यवहार जो है उम्रवाद या पूर्वाग्रह और उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव के पर जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। सो यह आपका ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, देखते हैं क्या है। 26 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भेदभाव का दावा करने का अधिकार नहीं है। तो भेदभाव का दावा करने का अधिकार है वो है अधिक वजन होना। बाकी मूलवंश, जाति और धर्म जो है ये सभी जो है दावा करने का अधिकार हैं, ठीक है, लेकिन अधिक वजन होना जो भेदभाव का दावा करने का अधिकार नहीं है। सो 26 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का प्रश्न देखिए। 27 नंबर का प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बलवंत राय मेहता समिति आपका पहला है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सिफारिश किए थे। तो यह स्टेटमेंट सही है। पंचायत समिति के लिए सीधे चुनाव होना चाहिए। तो यह जो है पंचायत समिति के लिए सीधे चुनाव होना चाहिए, यह बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में यह कथन सही नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना ये इनसे संबंधित है। और जिला कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3 और 4 जो है बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में सत्य हैं और 2 जो है वो गलत है। तो 1, 3 और 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 27 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए।
28 क्या है कि ओबीसी के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा एक फॉल्स है वो आपको बताना है। तो कर्पूरी ठाकुर उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने के अग्रणी थे। तो जो है कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं वो इस दिशा में अग्रणी थे, लेकिन उनकी सरकार जो है ओबीसी आरक्षण के लिए एक नई नीति पेश किया। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है एक जो है आपका वो आपका सही नहीं है। दूसरा जो है आपका क्या है कि मंडल आयोग आज़ादी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसलों को मशहूर इंदिरा साहनी केस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो ये भी फॉल्स है। तो जो सही नहीं है वह है केवल 1 है और 3 सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है आपका सही नहीं है, सिर्फ दूसरा नंबर का जो है कथन वो सिर्फ सही है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और तत्कालीन संघ के समर्थक ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन किया और इसने जो है गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया। यह आपका बीजेपी के संदर्भ में दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। 1989 ईस्वी के बाद पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवादी तत्वों पर जोर देना शुरू किया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो है आपका जो है केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा जो है आपका फॉल्स है। सो आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए आपका व्याख्या दिया हुआ है बीजेपी के संबंध में। तो यह सभी व्याख्या जो है आपको सावधानीपूर्वक वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए या फिर पीडीएफ की सहायता से पढ़ सकते हैं। 30वां नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो शुरुआत में भाजपा ने गांधीवाद समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। यह आपका सही नहीं है स्टेटमेंट दोस्तों। और मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पारित किया गया था। तो ये भी आपका सही नहीं है। और फैजाबाद जिला परिषद ने फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद को गिराने का आश्चर्यजनक आदेश दिया। ये आपका सही है। तो ये दोनों जो है आपका सही नहीं है। सो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के प्रश्न का। ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न देखिए, और इसका जो है कुछ 30 नंबर के प्रश्न का व्याख्या भी दिया हुआ है। ठीक है। 31 नंबर है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन है वो 1961 ईस्वी को किया गया था। तो 1961 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के सदस्य, यूसीजी का चेयरमैन, तो शिक्षा शास्त्री, अनुसूचित तथा अनुसूचित जाति का आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। ये है राष्ट्रीय एकता परिषद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 32 है आपका कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शामिल किया गया वो कैमे संविधान संशोधन में, वो 42वें संविधान संशोधन में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा 5 विषय शिक्षा, वन जीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन को राज्य के समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 33 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है आपको भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संघीय नीति है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, संसदीय पद्धति की सरकार है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ई। 34 है कि संवैधानिक शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? तो कौन से संवैधानिक बुनियादी नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय को अनुमति देता है। तो यह आपका स्टेटमेंट सही है। संविधान यह निर्दिष्ट करने के लिए है कि संविधान समाज में निर्णय की शक्ति किसके पास है। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो 34 का ए और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला आपका कथन कौन सा सही है वो बताना है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है असीमित अधिकार है। तो धर्म की स्वतंत्रता में जो है किसी भी धर्म को मानने वाले उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है और कुछ सीमाओं के अधीन है, सो असीमित अधिकार नहीं है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। संविधान जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 2 और 3 जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन है। सो केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर के प्रश्न का। 36 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1976 ईस्वी में संविधान में 42वां संशोधन पारित किया गया और नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की एक सूची जोड़ी गई। दूसरा है कि संविधान इन कर्तव्यों को लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एक नागरिक के रूप में देश की रक्षा करना, सभी नागरिकों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में लिखा हुआ है और ऊपर दिए गए जो है कथन में से कौन सा सही है। तो आपका जो ये जो नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में। नेक्स्ट है उसके बाद 37 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से कौन सा जो कथन है वो संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये आपका संबंधित है। समान नागरिक संहिता ये भी आपका संबंधित है। उपयोगी मवेशी के वध की रोकथाम ये भी आपका सही संबंधित है। ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना ये भी। तो राज्य के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में ये चारों स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 37 नंबर के प्रश्न का। 38 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। तो संविधान में सभी संशोधन केवल संसद में शुरू किए जाते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधनों को पुनर्विचार और वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है, पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 38 नंबर के प्रश्न का। 39 है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन के अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। तो ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। तो यह जो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी। 40 नंबर के प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को उस देश के राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये आपका जो है गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय आय की गणना जो है कारक लागत पर की जाती है, ना कि बाजार मूल्य पर। और भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो जो है आपका घरेलू उत्पाद में जो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, किसका, सेवा क्षेत्र का। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो फॉल्स हो गया, यानी कि आपका ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है कि मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से जो ऊंची कीमतें के द्वारा जो है वर्णित किया जा सकता है, तो कीमत स्तर बढ़ जाता है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 41 नंबर के प्रश्न का। 42 नंबर है कि हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सत्य हैं। तो आरंभ में केवल गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई हरित क्रांति के परिणाम से, तो यह स्टेटमेंट सही है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, ये भी सही है। खाद्यान्न की वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कमी आई, ये भी आपका सही है। तो आपका जो उपरोक्त जो है स्टेटमेंट जो है ऑल जो है आपका हरित क्रांति के परिणाम के बारे में सही दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो लाइसेंस पद्धति का प्रमुख उद्देश्य क्या था।
निर्यात को बढ़ाना, तो जी नहीं दोस्तों, निर्यात को बढ़ाना नहीं। पिछड़े वर्गों में उद्योगों को बढ़ाना, ये सही है। और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, ये भी सही है। तो जो सही उत्तर है आपका लाइसेंस पद्धति, इसका प्रमुख उद्देश्य केवल 2 और 3 था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर के प्रश्न का। 44 है कि 1991 के बाद शुरू हुई आर्थिक सुधार नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है। तो जो असत्य है, पहला है कि वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंतर्गत आरबीआई यानी रिजर्व बैंक को अधिकार देकर आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका पर लाया गया। तो ये आपका कथन जो है सही नहीं है। भारत में वित्तीय क्षेत्र की स्थापना के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और भारत में सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आरबीआई के विभिन्न मानदंड और विनिमय के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, इसलिए कथन एक सत्य नहीं है। और तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। 44 का, बाकी सभी जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है 44 नंबर के प्रश्न का। 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि आयात के परिणाम को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटा और तीसरा है सब्सिडी। और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है और जो है आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका जो है आपका ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयात के परिमाण को जो है सीमित करने के लिए टैरिफ, कोटा और सब्सिडी, ये तीनों जो है सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 45 का जो है आपका सी 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है। 46 नंबर के प्रश्न देखिए कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण में प्रतिदिन औसतन कितने कैलोरी ऊर्जा उपभोग का निर्धारण किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 जो है कैलोरी ऊर्जा उपभोग का निर्धारण किया गया है गरीबी रेखा के निर्धारण में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि सेंस सूचकांक का संबंध है। तो सेंस सूचकांक का जो संबंध है वो है आपका किससे, वो है आपका निर्धनता से है, गरीबी से है। और जो है आपका अमर्त्य सेन को जो है प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनके लिए। सो ऑप्शन नंबर डी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्धनता से। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंकिंग संस्थान जो है ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत संरचना हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो उसका नाम है दोस्तों आपका, वो है आपका व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और भूमि विकास बैंक। उपयुक्त सभी ऑल बैंक जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर के प्रश्न का। 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा। ये देखिए, ट्रक की गति ऊर्जा kt, कार की गति ऊर्जा kc और मोटर की जो है km है। यदि तीनों समान है तो दूरी पर रुकेंगे तो x, y, z दूरी पर रुकते हैं तो s = y = z होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका व्याख्या में दिया हुआ है कि क्यों होगा x = y = z। 49 के बाद चलिए 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए हम लोग पारा का उपयोग करते हैं। तो पारा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पारा जो है एक धातु भी और यावर सारणी के डी ब्लॉक में आता है। कि इसमें डी ब्लॉक में यह एक चमकता हुआ पदार्थ है, इसके अंदर बहुत अधिक पृष्ठ तनाव होता है तथा यह जहरीला भी होता है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है, वो होता है कि भूकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तथा पृथ्वी का आंतरिक केंद्र पृथ्वी के बाहर ठोस परतों की अपेक्षा भिन्न भिन्न दरों पर घूर्णन करता है। इसके साथ ही घूर्णन के कारण बाह्य कोर में इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार आंतरिक कोर का यह गुण तथा बाह्य कोर में प्रवाहित होने वाली धारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और ये चुंबकीय धारा उत्तरी तथा जो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों से प्रवाहित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुवों द्वारा निर्मित क्षेत्र के समकक्षी होता है। तो भूकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं जो है चुंबकीय क्षेत्र का प्रमुख कारण है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं। 51 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 52 है, नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए।
यह है आपका धातु गोलक और दूसरा चित्र है आपके धातु वलय। ठीक है, ध्यान तो देती हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपका 52 नंबर का प्रश्न। 52 बोल रहा है प्रश्न आपका कि परती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। ठीक, यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो वह गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर के प्रश्न का। 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त जो तरंगे है उसका नाम बताइए। तो वो होता है माइक्रोवेव, जो है दूर संचार के लिए प्रमुख तरंगे का नाम है। तो माइक्रोवेव यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए माइक्रोवेव जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें तरंग दैर्घ्य क्रमशः 1 मीटर से लेकर 1 मिलीलीटर तक होता है, जो क्रमशः 300 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच आवृत्तियों के समान होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका माइक्रोवेव करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 54। देखिए कि हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम यानी IONS के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही यानी कि ट्रू है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि प्रारंभ जो है इनॉगुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। तो जी नहीं दोस्तों, IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री तटवर्ती देशों स्टेटस की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो IONS के जो संबंध में जो सही स्टेटमेंट है वो है आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है कि IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्रों के समुद्र तटवर्ती देशों स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है 55 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे। तो आविष्कारकर्ता कौन थे दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के? तो वो थे आपके हर्ट्ज थे। तो हर्ट्ज यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, 55। और देखिए आपके हर्ट्ज जो है हेनरिक रोडफल्ट हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबक तत्व के समीकरणों द्वारा भविष्यवाणी की गई विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को साबित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है आधारित है वो है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। और देखिए नाभिकीय विखंडन जो है एक बड़े नाभिक यौगिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो यह बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को है जो हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सो 56 नंबर के प्रश्न का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑडोमीटर जो है वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है, तो आपका सही सुमेलित है दोस्तों। और ऑडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी आपका सही सुमेलित है। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि तीव्रता मापक युक्त यंत्र है, ये भी आपका सही है। अमीमीटर जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का डी। ठीक है, अमीमीटर का जो है प्रतिरोध कम से कम रखा जाता है। इसका प्रतिरोध जो है जितना कम रखा जाए उतना ही सही धारण है। यह उपकरण जो है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापन के लिए होता है इसका उपयोग अमीमीटर का। तो अमीमीटर इसका जो है गलत मिलान है। 58 नंबर का प्रश्न है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के प्रश्न का। ठीक है, 59 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 59 है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। और जो नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर जो है चुनिए।
तो पहला है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्री मार्गों में ही संभव है, महाद्वीपों में नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। यह जो है इसका जो है उत्पादन जो है सभी जगह संभव है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूर्ण होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो जी आपका यह स्टेटमेंट सही है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है और ये भी आपका दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, केवल 2 और केवल 3। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम, तो ये जो किया जाता है नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 एक बहुलक है और नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का प्रयोग बहुलीकरण में किया जाता है। सो नायलॉन 6 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस का नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है जिसे हम लोग प्रायः हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं, जिसे हम लोग NOx NOx के नाम से जानते हैं, NOx कहा जाता है। यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। क्या है? N2O है। ठीक है, लाफिंग गैस हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड NOx कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसमें CO2 की तुलना में 3 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। 62 नंबर का प्रश्न है कि यह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो पीड़ाहारी की तरह उपयोग किया जाता है आयोडीन का। आयोडीन वह हाइड्रोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और आयोडीन लिक्विड का इस्तेमाल जो है अल्सर, छोटे मोटे जले कटे और अन्य छोटी चोटों घावों में संक्रमण को रोकने या उससे बचने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 63 कि कार्बन के तीसरे अपरूपी का खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। तो 3 लोग तो सम्मिलित थे, चौथे जो है वो सम्मिलित नहीं थे। एक जो है, तो एक कौन सम्मिलित नहीं थे वो आपको देखना है। तो आपको HW क्रोटो ये आपके सम्मिलित हैं, सर हेराल्ड वाल्टर क्रोटो इनका पूरा नाम है। RF कर्ल भी है, रॉबर्ट फ्लाइट कर्ल भी थे, RE स्माइले भी थे इस 3 वैज्ञानिकों की टीम में। लेकिन फैमेन जो थे वो 3 वैज्ञानिकों की टीम में शामिल नहीं थे जिसने तीसरे अपरूपी की खोज किए थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर के प्रश्न का। जो फैमेन जो है वो शामिल नहीं थे। पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड क्या है? पेंसिल का लेड जो है एक ग्रेफाइट है। जो हम लोग सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेंसिल का लेड जो होता है ग्रेफाइट का होता है बना। तो ग्रेफाइट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक प्रतिरूप है। इसे प्लेबैगो या ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा 95% से कम नहीं होती है। और ग्रेफाइट को एंथ्रेसाइट के ठीक ऊपर कोयले का उच्चतम ग्रेड माना जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें प्रज्वलित करना मुश्किल होता है। ठीक है, ग्रेफाइट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। 65 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, इनमें से कौन सा सही है? तो कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है वो सिर्फ हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से ही। एक्वारेजिया अम्ल से और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग कांच पे कुछ उत्कीर्ण या खरोच नहीं सकते हैं। तो हीरा या फिर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 65 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 66 नंबर का प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और प्राकृतिक रूप से जो है घटित होने वाले एक तरफ पदार्थ दिए हुए हैं सूची 1 में और सूची 2 में आपको दिए हुए तत्व। तो सूची 1 को सूची 2 से चलिए सुमेलित करते हैं। तो पहला हीरा, तो हीरा जो होगा वो आपका कार्बन से बना हुआ है, तो यानी कि A का 4 हो जाएगा। दूसरा है संगमरमर जो है आपका कैल्शियम का बना होता है, तो B का 1 हो जाएगा। बालू जो है वो सिलिकॉन का बना होता है, तो 2 हो जाएगा। और मानिक के जो है एल्युमिनियम, सो 3।
तो 4 1 2 3 ये किसका है, इसका ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 1 2 3 ठीक इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो 66 का आपका जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 के बाद 67 नंबर का प्रश्न कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक उपलब्ध है उसका नाम है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। और सिलिकॉन की यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सिलिकॉन का खोज जो है 1824 ईस्वी में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब बर्जिलियस ने की थी। तो सिलिकॉन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन के बाद सबसे उपलब्ध कौन सा तत्व है, उसका नाम है आपका ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। तो सम न्यूट्रॉनिक समूह का नाम है आपका C6H14 N715 और O816। ये जो है आपके सम न्यूट्रॉनिक समूह है। बाकी ये तीनों जो है आपके सम न्यूट्रॉनिक समूह नहीं है। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 68 के बाद 69 नंबर का प्रश्न देखिए कि दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व आवश्यक है। तो चारा पोषक तत्व जो है दूध उत्पादन के लिए वो सबसे अधिक जो है प्रोटीन आवश्यक है। कौन सा, प्रोटीन। तो प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अधिक दूध बनाने के लिए आपको कुछ खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक संतुलित आहार खाएं जिसमें विभिन्न प्रकार के सब्जियां, फल, अनाज और प्रोटीन शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका प्रोटीन करेक्ट आंसर है। 70 नंबर है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जो है सबसे सूक्ष्म जीव है जो कि आपका स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर के प्रश्न का। ठीक है, और चलिए माइकोप्लाज्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। कि माइकोप्लाज्म जीवाणुओं का एक ऐसा जीनस है जिसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, और यह विशेषता उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी बनाती है, जो सेल दीवार संश्लेषण जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को लक्षित करते हैं। वे परजीवी या मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा प्रजातियां अभी तक खोजी गई है सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है और विभिन्न आकारों में आ सकती है। इस कारण माइकोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर होगा 70 नंबर के प्रश्न का। 71 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि धान के खेत में निकलने वाली गैस है। तो धान के खेत में जो सबसे ज़्यादा गैस निकलती है वो निकलती है मीथेन गैस। तो मीथेन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि CH4 गैस जो है, मीथेन गैस जो है वो निकलती है, सबसे बड़ी स्रोत है आपका मानवीय गतिविधि होने के कारण मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। और मीथेन जो है एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ज्ञातव्य है कि पशुओं की जुगाली, वनस्पतियों के सड़ने, गोबर और धान के खेत तथा कोयले की खदानों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ये 80 से 90% की मात्रा में मीथेन गैस जो है वो पाई जाती है, ये याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस धान के खेतों में से निकलने वाली गैस है। 72 नंबर का प्रश्न क्या है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है। तो बीजों के अंकुरण के लिए जो है आपका प्रकाश का आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंकुरण के लिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है बीजों के अंकुरण के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट 73 देखते हैं क्या है। 73 एक निम्नलिखित में से कौन सा जो है असुमेलित है। तो असुमेलित कौन सा है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में स्थित है, तो ये तो आपका सही सुमेलित है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कोलकाता में है, तो ये दोस्तों ये कलकत्ता में नहीं है दोस्तों, यह कहाँ, यह है तमिलनाडु के कराईकुडी में स्थापित है। सो यह आपका सही सुमेलित नहीं है। सेंटर फॉर सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यह जो है कहाँ स्थापित है, यह हैदराबाद में, ये सही है।
और सेंट्रल सार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में स्थापित, ये भी सही है। तो आपका ये जो कोलकाता आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका गलत सुमेलित है, असुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 नंबर के प्रश्न का। 74 है कि निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो उच्च दूध उत्पादन प्रजाति जो है वो है आपका होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो होल्स्टीन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होल्स्टीन गाय। 75 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको ऑडियोग्राम जो है किससे संबंधित है, वो है आपका वच से संबंधित है। तो वच यानी कि ए का आपका 4 हो जाएगा। दूसरा है कि ईसीजी जो है, सॉरी दोस्तों, ये वच ऑडियोग्राम जो है आपका वो कान से सुमेलित होगा, कान से। तो आपका जो है ए का आपका 3 हो जाएगा। तीसरा है ईसीजी किससे सुमेलित है, ईसी जो है आपका हृदय से संबंधित है। ईईजी जो है वो आपका जो है मस्तिष्क से संबंधित है। और मोमोग्राम जो है आपका वच से संबंधित है। तो ए का आपका 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4 है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, 3, 1, 2 और 4। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑडियोग्राम जो है कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ होता है जो व्यक्ति को सुनने की क्षमता का विवरण देता है। और ईसीजी जो है हृदय की वैद्युत गतिविधियों के अभिलेखन प्रक्रिया से संबंधित है। और मेमोग्राम वच से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ईईजी का संबंध किससे है, ईईजी का संबंध अभी हमने पढ़ा है उसका मस्तिष्क से है, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ईसीजी का संबंध जो है हृदय से है, तो उसका बी का 4 हो जाएगा। और ईओजी का संबंध किससे है, वो आँख से है, तो 2 हो जाएगा। और लास्ट ईएमजी जिसका संबंध जो है आपका मांसपेशिया से है, यानी 1 हो जाएगा। तो ए बी सी डी जो है आपका 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। तो CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये स्थित है आपके लखनऊ में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है आपका लखनऊ में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संस्थान लखनऊ में है और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 फरवरी 1951 को किया गया था। ये आपका व्याख्या सहित उत्तर दिया हुआ है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्योंकि तो बेरियम क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम जो है एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। इस कारण बेरियम जो है रोगियों को पेट के एक्सरे किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। सो ऑप्शन सी 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर देखिए कि भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए और संकटापन जाति या जातियाँ कौन सा है। तो वो कौन है, वो है मगरमच्छ और हाथी। ये दोनों जो है संकटापन जाति या जातियाँ हैं, 1 और 2 दोनों होगा। सो ऑप्शन सी इसका 79 का करेक्ट आंसर है। 80 है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किस देश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अधिनियम में पेश किया गया था। तो वो पेश किया गया था यूएसए के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियमित में। तो यूएसए यानी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर ए होगा 80 नंबर के प्रश्न का। 81 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग में होती है। तो वायुमंडल का जो आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर है, इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है और इसमें जो है आपका दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 81 का। 82 है कि निम्न में से किसे झीलों का वाटिका कहते हैं अथवा निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो फिनलैंड को जो है 1000 झीलों को भूमि कहा जाता है, लेकिन अंतिम गणना में उनमें से 1,87,888 झीलें थीं जो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक थी। दरअसल लगभग 5 मिलियन की आबादी के साथ फिनलैंड में हर 26 लोगों के लिए एक झील है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट है उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अम्मान की राजधानी जो है कहाँ है, अम्मान की राजधानी जो है आपका जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है, ठीक है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, तो यानी कि आपका यह सही सुमेलित है।
दूसरा है आपका बिस्केश ताजिकिस्तान, तो बिस्केश जो है आपका कजाकिस्तान का राजधानी है, ताजिकिस्तान का नहीं, सो ऑप्शन बी इसका गलत है। उलन बटोर जो है आपका मंगोलिया की राजधानी जो है उलन बटोर है, तो ये भी सही सुमेलित है। और आपका सनाइया जो है, सनाइया कहाँ की राजधानी है, सनाइया जो है यमन की राजधानी है, तो यह भी सही सुमेलित है। तो आपका बिस्केश जो है ताजिकिस्तान नहीं, इसका होगा आपका कर्जाकिस्तान, जो कि आपका गलत सुमेलित है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ताजिकिस्तान का जो है आपका कौन सा राजधानी है, वो है आपका दुशांबे, ठीक है, दुशांबे ताजिकिस्तान का राजधानी है दुशांबे। और बिस्केश का राजधानी कौन सा है, वो है कजाकिस्तान का राजधानी है, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपका व्याख्या दिया हुआ है, यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। 83 का 84 है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति भी निवास कर रही है। तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य में निवास कर रही है, तो थारू जनजाति ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति जो उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिम भागों में, नैनीताल जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्व में गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह किसका अंग है, विदर्भ जो है एक महाराष्ट्र प्रांत का एक अंग है, तो महाराष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का 86 है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में दोस्तों टोटल जो है 36 द्वीप हैं। कुल कितने द्वीप हैं, 36। देखिए यहाँ दिया हुआ है 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। 86 का 87 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सागर पुलिन, दूसरी तरफ है राज्य। तो आपका दीघा जो है वो किससे संबंधित है, वो है आपका पश्चिम बंगाल से। गोपालपुर जो है आपका संबंधित है उड़ीसा से, और कलंगुट जो है वो आपका गोवा से, और लास्ट बचा मरीना जो है तमिलनाडु से। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 2, 3, 4, 1, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर के हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, तो वह सबसे अधिक है। हिमनदों के पिघलने की गति जो है सबसे अधिक है हिमालय के, सो ऑप्शन नंबर 20 का 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर का प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ है घाटी और दूसरी तरफ है राज्य। तो मरखा घाटी कौन सा राज्य में है, वो है आपका जम्मू कश्मीर में, सो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है आपका जुकू घाटी जो है नागालैंड में है, सो आपका बी का 4 हो जाएगा, ठीक है, बी का 4 हो गया। और नेक्स्ट बचा आपका सांगला घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, सो 2 हो जाएगा। और यूथांग घाटी जो है आपका सिक्किम में है, तो 1 हो जाएगा। तो 3, 4, 2 और 1 ABCD का ये आपका जो है सही मिलान है। तो 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सही मिलान है। नेक्स्ट है देखिए 90 नंबर का प्रश्न क्या है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का प्रश्न। और यह जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर 1620 मीटर पर स्थित है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो है किसका है, वो है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा का है, और यह जो है इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है, और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है। तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश, इस कारण ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। 92 है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा है आपका जिला। उस जिला का नाम है जैसलमेर, जो कि राजस्थान प्रांत का एक शहर है। यहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है कि पृथ्वी की परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो ग्रीष्म अयनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात का अनुभव होता है, ये आपका सही है। शीतकालीन अयनांत के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात के साथ गर्मी होती है, ये भी आपका पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में संबंध में सही दोनों कथन है। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है वो पहचानना है। तो उच्च दाब मेघ युक्त आकाश और आर्द्र मौसम से संबंधित है, तो ये आपका सही इससे सही संबंधित नहीं है, मौसम से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गलत है। समुद्र तट तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घटता है, ये आपका सही कथन है।
क्षैतिज रूप से वायु दाब का वितरण किसी स्थान पर वायु के तापमान से प्रभावित होता है। यह भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो सही कथन है वो आपका दूसरा और तीसरा सिर्फ सही कथन है। बाकी आपका पहला जो उच्च दाब मेघयुक्त आकाश और आर्द्र मौसम से संबंधित है ये आपका गलत सुमेलित है। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 94 के। 95 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी का कौन सी जयंती मनाई गई। तो महात्मा गांधी का जो है 154वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2023 को, और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी गोली मारकर। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 154वीं जयंती मनाई गई गांधी जी का। किस राज्य सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया गया है। तो वो राज्य सरकार कोई और नहीं है, बिहार राज्य है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में जातिगत जनगणना 2011 में हुई, लेकिन किसी कारण से आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और भारत में अंतिम बार जाति जनगणना जो है 1931 के अंदर आयोजित की गई थी। और जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कारण हुआ, लेकिन दस्तगीय जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुआ, और प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना की शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में बाघों की मृत्यु के कारण किस राज्य का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है चर्चा में रहा है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह किस राज्य का है, वो है तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर जो है 10 बाघों की मृत्यु हुई, कितने 10 बाघों की, जो कि चिंता का विषय रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए 97 का करेक्ट आंसर होगा। 98 है कि किस राज्य में हिमनद झील के फटने से बाढ़ आया है। तो हिमनद झील के फटने से बाढ़ आया है वो सिक्किम राज्य में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 के बाद 99 है कि एशियन गेम्स 2023 के अंदर भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल कितने 107 पदक जीते हैं, और विश्व में जो है 4th स्थान पर भारत रहा। और इसमें टोटल 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 ब्रॉन्ज हैं। और एशियन गेम्स का आयोजन चीन देश के अंदर हुआ था, जो कि 19वां संस्करण था। कहमा 19वां। सो 107 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। 100वां नंबर है कि किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक खेत प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। क्या है हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, वो उद्घाटन किया है एमपी में। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के राज्य के ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है आपका भारत का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो कि दिव्यांगजनों के लिए, किन के लिए, दिव्यांगजनों के लिए है। सो ऑप्शन नंबर सी 100वां नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो आपका देखिए सेट नंबर 4 का आंसर का 100 प्रश्न पूरे समाप्त हुए। 101वां नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया है। तो यह हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अनाथ, विकलांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को व्यापक रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को प्रारंभ किया है, सुख आश्रय योजना। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हिमाचल प्रदेश। 101 के बाद 102 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 102 है कि किस शहर में नोकिया के द्वारा 6G लैब स्थापित की है। तो किस शहर में जो है नोकिया के द्वारा लैब स्थापित हुआ है, वो है आपका बेंगलुरु शहर में। तो बेंगलुरु जो है भारत के अंदर पहली बार 6G लैब सुविधा शुरू हुआ है बेंगलुरु में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया है। और भारत के 6G प्रौद्योगिकी विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के 6G विजन के अनुसार है। तो 102 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 103 है कि किस देश के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है होश जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो होश जो है बस का तात्पर्य समय की बचत है, ठीक है, वर्ड का तात्पर्य यही है। और यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जो कि $7.3 मिलियन की लागत से तैयार हुआ है। और इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस परियोजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। 104 है कि भारत का किस देश के साथ जो है संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो ये जो है सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ है, भारत और बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया, जो कि दोनों देशों के बीच मध्य अभ्यास हुआ था। यह 11वां संस्करण था संप्रीति अभ्यास का। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी।
105 है कि किस देश के द्वारा आयोगन 33 जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो वो है चाहे चीन देश के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा जो है 33 जासूसी उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया है, आयोगन 33 जासूसी उपग्रह। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 105 के बाद 106 नंबर का प्रश्न कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 कब से मनाया, तो कब से कब तक मनाया? वो मनाया आपका 4 अक्टूबर से लेकर आपका 10 अक्टूबर तक जो है आपका कोची बनाया गया है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। 107 नंबर है कि किस देश के साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है अर्जेंटीना देश के मध्य जो है सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के पेशेवर विविध अधिकारों को सुरक्षा करना। सो अर्जेंटीना इसका ऑप्शन नंबर सी 107 का करेक्ट आंसर है। 108 है किस राज्य में जो है तिलापिया पार्वो वायरस का पहला मामला मिला है? तो मामला मिला है तमिलनाडु में। प्रथम मामला जो है तमिलनाडु के रानीपेट जिले के तालाब के सामने आया है। और राज्य में मीठे पानी की मछली जो है तिलापिया को प्रभावित कर रही है। तिलापिया पार्वो वायरस का पहला मामला वर्ष 2019 में चीन और उसके बाद 2021 में थाईलैंड में सामने आया था। सो ऑप्शन डी इसका तमिलनाडु करेक्ट आंसर है 108 का। 109 नंबर का प्रश्न है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है समारोह जो है 2024 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य, तो यह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में हुआ है इसका शुरुआत। तो मध्य प्रदेश इसका राज्य जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 110 नंबर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो चौथा संस्करण है वो असम में शुरू हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका असम करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का। 111 है कि रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 115 देशों के 250,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। 112 नंबर है कि किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को पारित किया है? वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 20 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में एक विधेयक महाराष्ट्र राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। तो मराठा आरक्षण विधेयक जो है महाराष्ट्र के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 113 है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है संबलपुर में, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो संबलपुर ऑप्शन नंबर ए इसका 113 का करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है 8-10 जनवरी को। तो 10 जनवरी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। सो 114 का डी आपका राइट आंसर है 10 जनवरी। 115 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वैशाली में हुई थी। और बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। सो ऑप्शन नंबर 20 का वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है वैशाली। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष जो है महापौर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 116 का करेक्ट आंसर है महापौर। 116 के बाद 117 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। तो बिहार राज्य की सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेपाल से जुड़ने वाले भारत के 5 राज्य हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम, 5वां उत्तराखंड। और नेपाल से सर्वाधिक सीमा जो है बिहार राज्य की लगती है, ये भी आप जान लीजिए। सो 117 का ये करेक्ट आंसर है, 3 राज्य के द्वारा बिहार राज्य की सीमा लगती है। 118 है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले किस में है दोस्तों? वो है आपका उत्तर पश्चिम।
तो उत्तर पश्चिम में जो है सबसे अधिक जिले हैं, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का। और 13 जिले हैं आपके उत्तर कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक, जिसमें बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर है। और बिहार राज्य में आर्द्र उपोष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की आर्द्र उपोष्णकटिबंध जलवायु? 119 से नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो आंदोलन का नाम है चंपारण सत्याग्रह। यह जो आंदोलन है वो आपका तिनकटिया पत्ती के विरोध में किया गया था और महात्मा गांधी यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे और गांधी जी का जो है यह पहला सत्याग्रह जो था वो पूर्णतः सफल रहा था। सो इसका चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद 119 नंबर के बाद देखिए 120 की बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो बिहार के आर्थिक समृद्धि के विकास पर क्या आधारित है? वो है आपका कृषि के विकास पर आधारित है बिहार का आर्थिक समृद्धि। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 नंबर के प्रश्न का। 121 है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छित हैं, तो कछारी मिट्टी से आच्छित हैं, तो कछारी मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और बिहार के सर्वाधिक भाग में मुख्यतः जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और अलुवियल सॉइल को ही हम लोग कांप मिट्टी था और कछारी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। सो कछारी मिट्टी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये जो है उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है, तो बिहार इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसा विश्व प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 123 का। 124 है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और सोन नदी अमरकंटक के उत्तर दिशा से निकलती है और गंगा पटना के समीप में मिल जाती है और बिहार की राजधानी पटना इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। सो 20 का पटना करेक्ट आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड मिंटो को माना है, तो लॉर्ड मिंटो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 125 का करेक्ट आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है लॉर्ड मिंटो को माना है। 126 है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो बिहार का जो हिस्सा होगा वो 4.12% होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। ठीक है, ये आप याद रखिए। 127 है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन से संबंधित हैं? तो चटरागांव शस्त्रागार छापे की योजना से जो है संबंधित वो सूरसेन ने इसकी योजना बनाई थी, तो सूरसेन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह स्वतंत्रता सेनानी सूरसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 128 है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का जो स्तर है वो है 17.1% है और पटना जो है 44.3% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत जिला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 17.1%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मनोज तिवारी हैं। सो मनोज तिवारी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 है कि गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम जो है अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 नंबर के प्रश्न का। 131 है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में जो है आपको गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु नदी के किनारे। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 131 का। 132 है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है 1913 में पटना बिहार में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था, ये आपका दिया हुआ है।
133 है कि बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन इन्होंने किया था, किसने किया था? वो किया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। सो ऑप्शन नंबर बी 133 का बी करेक्ट आंसर है। 134 है कि बिहार के किस जिले में अबरक का जो है भंडार है? तो बिहार के किस जिले में? वो है आपका गया जिले में अबरक का सबसे ज़्यादा भंडार है। गया और नवादा जिले अबरक उत्पादन के लिए जाने वाले प्रमुख जिले हैं और देश के उत्पादन का 9% उत्पादन अबरक का जो है गया और नवादा से होता है। सो ऑप्शन सी 134 का करेक्ट आंसर है। 135 है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के पटना जिले में सोन और गंगा नदी का संगम स्थित है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और सोन नदी का उपनाम जो है सोनभद्र शिला है। और सोन नदी उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। 136 नंबर का प्रश्न है आपका, मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपको सॉल्व कीजिए या फिर इसमें देखिए व्याख्या दिया हुआ है उसको पढ़िए और आंसर जो है आप प्राप्त कीजिए कि 3 छात्र जो हैं ए और बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने के लिए प्रायिकता 3/7, 5/9, 9/1/5 है। तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? वो होगी आपका 64/251/315। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 के बाद 136 नंबर का प्रश्न क्या है? 136 तो देख लिए हम लोग। 137 है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 405 है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा कितना? आपका आएगा 54 आएगा। तो 54 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 54 किस प्रकार से आ रहा है, ये आपका बना हुआ है पूरा मैथ। तो 54 इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से जो है आपका 138, 139 जो भी आपके प्रश्न हैं आप जो है वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए या फिर आप जो है इस प्रैक्टिस सेट का PDF जो है आप टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको सभी PDF जो है मैथ और रीजनिंग के प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 लेकर मिलते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।